नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी की। ये जो यूजीसी है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसको लेकर आज देश में बहुत हलचल है, बहुत आंदोलन हो रहे हैं और उसका विरोध हो रहा है। इसका विरोध होने का कारण यह है कि जो सवर्ण जाति के छात्र हैं, उन छात्रों का ये कहना है कि जो 25-26 के लिए जो उन्होंने नियमावली बनाई है, जो कानून बनाया है, ये हमारे पूरे अस्तित्व के लिए खतरा है। ये तो सब जानते हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, ये विश्वविद्यालयों को एक राशि प्रदान करता है उनके संचालन के लिए, कि जो उनका संचालन होता है उसमें वो ग्रांट देता है, एक राशि देता है, अनुदान देता है, जिसे अनुदान का नाम दिया गया है। और इसके एवज में वो एक नियमावली बनाता है कि आपको इन इन नियमों के आधार पर चलना होगा, और अगर इस आधार पर आप नहीं चले तो आपका अनुदान भी रोक दिया जाएगा और आपकी मान्यता भी खत्म कर दी जाएगी या निलंबित कर दी जाएगी। तो स्वाभाविक है कि जो सारे विश्वविद्यालय हैं देश के, वो इसी यूजीसी के तहत आते हैं और उसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो जितने भी विश्वविद्यालय हैं और उसके अंतर्गत आने वाले कॉलेज हैं, उन सभी को यूजीसी के नियमों का पालन करना पड़ता है और वो पालन करने के लिए बाध्य हैं। तो इस बार पहले क्या होता था कि जो यूजीसी है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए कि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, जाति स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या किसी भी ऐसे स्तर पर जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस लगे और उनकी भावनाओं को आहत ना किया जा सके, ऐसे कानून वो बनाता है। और इसमें उसकी मंशा यही थी कि वहां समानता का भाव रहे और कोई भेदभाव ना हो। लेकिन इस बार यूजीसी ने 2025-26 में के लिए जो नियम बनाया, जो कानून बनाया, उसमें उन्होंने पिछड़े वर्ग को भी जोड़ दिया और कहा कि अब SC ST के साथ पिछड़े वर्ग के लोग भी उसमें सम्मिलित रहेंगे। अब सिर्फ बचे जो जिन्हें हम सवर्ण कहते हैं या जनरल कास्ट कहते हैं, सामान्य वर्ग। यहां तक भी बात ठीक थी, क्योंकि 25-26 से पहले जो कानून थे उसमें किसी भी छात्र को अपने बचाव करने के लिए, अपनी तर्क और अपनी दलील के सहारे अपने आप को सही साबित करने का मौका रहता था। उसके पास अवसर था कि वो अगर उसे कोई उस पर आरोप लगाता है तो वो अगर सही है तो वो सिद्ध कर सकता था कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए वो झूठे हैं, और इसकी सुनवाई के लिए एक फोरम था। लेकिन 2025-26 के नियम में इसको हटा दिया गया और साथ ही उसमें पिछड़े वर्ग को जोड़ दिया गया। यानी अब SC ST और पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं वो सामान्य वर्ग के छात्रों पर आरोप लगा सकते हैं और प्रताड़ना का आरोप लगा सकते हैं, जाति सूचक शब्दों का आरोप लगा सकते हैं, और या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो तो वो उसका भी आरोप लगा सकते हैं। लेकिन अब ये लगा सकते हैं, लेकिन इसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के पास ऐसा कोई भी फोरम नहीं है कि वो जाके उसका प्रतिकार कर सके कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं ये झूठे हैं, गलत हैं। और जब उनके पास कोई फोरम नहीं है और कोई सुनवाई नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वो जो छात्र हैं सामान्य वर्ग के, वो पहले से विक्टिम हो गए, वो पहले से ही मतलब उस घेरे में आ गए हैं कि वो जो है उत्पीड़न करने वाले हैं, अत्याचार करने वाले हैं। इसी बात का विरोध हो रहा है कि हमें अपनी सफाई का और हमें अपने लगे आरोपों पर
सफाई देने का और उसे गलत साबित करने के लिए कोई भी मंच नहीं है, कोई भी फोरम नहीं है और कोई भी समिति नहीं है कि हम अपनी बात, जो हम पर आरोप लगाए गए हैं, वो अपनी बात रख सके और उस आरोपों को गलत साबित कर सके। ये एक नैसर्गिक न्याय और सामान्य सिद्धांत है प्रकृति का कि जिस पर भी आरोप लगे तो उसको अवसर दिया जाता है कि वो अपनी आरोपों को, अगर वो गलत है तो सिद्ध करे कि वो आरोप जिस पर लगाए गए हैं वो गलत है। लेकिन इस जो नए कानून इन्होंने बनाए हैं, ये इसमें ऐसी कोई बात नहीं है और इसी का विरोध हो रहा है। और सवाल उठता है कि ये कानून लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ये कोई सामाजिक समस्या के तौर पर इसको नहीं लाया गया, इसको एक राजनीतिक तौर पर इसको लाया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि सामाजिक तौर पर लाया जाता तो सभी को अधिकार होता अपने अपने अस्तित्व की रक्षा करने का, अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का और अपनी जाति और धर्म की रक्षा करने का। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। तो ये जो लाया गया है, ये कुल मिलाकर एक ऐसा कहना चाहिए कि ये राजनीतिक है और वोट बैंक पर आधारित है। मैंने अपने कई प्रोग्रामों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई बड़ा कुछ करना चाहते हैं या कोई बड़ा कानून लाना चाहते हैं या कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो वो एक सैंपल से उसका अनुमान लगाते हैं, पहले उसका नमूना लेते हैं। जैसे मैंने पुराने प्रोग्रामों में बताया कि किसान आंदोलन के समय, भूमि अधिग्रहण कानून लाने के समय और जो प्रमुख जो नेता थे कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के, विशेषकर गांधी परिवार की सुरक्षा हटाने के लिए, वो नमूने उन्होंने पहले इस्तेमाल किए थे और जब उन्होंने देख लिया कि हाँ अब ऐसा कोई ज़्यादा प्रतिवाद नहीं है तो फिर उन्होंने उसको लागू किया। ये अलग बात है कि उन्हें भूमि अधिग्रहण बिल भी वापस लेना पड़ा, किसान बिल भी वापस लेना पड़ा। हाँ, जहाँ तक सुरक्षा की सवाल है तो वो सुरक्षा तो जिसको बहुत बड़ी थ्रेट है उसे तो देनी ही पड़ती है, लेकिन वो स्टेटस हटा लिया। जो एक स्टेटस होता है एसपीजी का, वो सिर्फ एकमात्र प्रधानमंत्री के पास है कि वो नरेंद्र मोदी जी के पास है, वो स्टेटस उन्होंने हटा लिया। तो ये नमूने लेते हैं पहले कि पहले देखा जाए कि होता क्या है जब वो कुछ बड़ा करना चाहती हैं। तो कभी भी देख लीजिए आप, और उसके बाद जब देखते हैं कि जनता की प्रतिक्रिया क्या है, उस आधार पर फिर वो निर्णय लेते हैं। तो ये ठीक बात है कि सभी वर्गों को, जो दलित हैं, दबे हैं, कुचले हैं, पिछड़े हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, इससे किसी का कोई इनकार थोड़ी है। और यही वजह थी कि जब आज़ादी के बाद हमारे देश में एससी एसटी के लिए सीटों को रिजर्व किया गया, नौकरी में आरक्षण दिया गया, फिर बाद में उनके लिए कानून लाए गए उनकी प्रोटेक्शन के लिए कि उन्हें कोई भी जाति के नाम पर उनका कोई उत्पीड़न न करे, भाषा के नाम पर कोई उनका उत्पीड़न न करे। ये सारे कानून लाए गए, लाने भी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि ये किसी को अधिकार नहीं है कि कोई किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या उसके अस्तित्व को छोटा करने की कोशिश करे। लेकिन न्याय का अवसर सबको मिलना चाहिए। यहां पर एक सैंपलिंग ये हुई थी कि 2019 के चुनाव से पहले एससी एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, ये स्पष्ट है और व्यापक पैमाने पर इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए जब तक कोई डीएसपी स्तर का अधिकारी इस मामले की जांच नहीं करेगा तब तक एससी एसटी एक्ट नहीं लगाया जाएगा। तो इसका बहुत विरोध हुआ। इसी को लेकर नरेंद्र मोदी ने रातों रात संसद सत्र बुलाए और एट्रोसिटी एक्ट को लागू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए। ये ठीक वैसा ही था जैसा साहबानो प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
शाहबालू को गुजारा भत्ता देने के लिए कहा था और धार्मिक एजेंडे के तहत तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने उसको संसद में पलट दिया था। ये सेम बिल्कुल वैसा ही प्रकरण था कि वहां भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर संसद में निर्णय पलटा गया था और यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर संसद के निर्णय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलटा गया था। दोनों ही प्रकरण एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी ने सैंपलिंग ली थी और उन्हें पता चला कि ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ ऐसा, तो उसके बाद वो मुतमईन हो गए थे कि अब जो है आगे भी इस तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं। और मेरे को ऐसा मानना है कि ये भी उसी कड़ी का एक अंग है, ये वही कड़ी है जो आगे चल के एक अंग के रूप में सामने आई है और देखना है कि अब क्या होता है। इसका विरोध बहुत हो रहा है। जब मंडल कमीशन आया था 1990 में, तो इसका भी बहुत विरोध हुआ था, लेकिन उसमें छात्रों ने विरोध किया था। उसमें छात्रों का कहना था कि हमारे विरोध में है, तो छात्रों ने विरोध किया था। उसमें पालक और परिवारजन ये लोग नहीं आए थे, लेकिन इस बार देखने में आ रहा है कि छात्रों से ज़्यादा उनके माता पिताओं में गुस्सा है। और गुस्सा होने की एक वजह यह है कि अगर ये विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, यहाँ से ही छात्र जीवन में आदमी अपनी प्रतिभाओं को लेकर आगे जाता है। इसी दौरान लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं, सरकारी नौकरी के लिए निकलते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं, नायब तहसीलदार बनते हैं और छोटी सेवाओं में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, एलआईसी में जाते हैं, मदद। ये जो ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ से निकलने के बाद ही भविष्य का निर्माण होता है। और जब जहाँ ऐसे भविष्य का निर्माण होता हो, वहाँ एक वर्ग के साथ इतना भेदभाव कर दिया जाए कि वो अपना बचाव ही ना कर सके और उसका भविष्य चौपट हो जाए, तो स्वाभाविक उसका विरोध होना स्वाभाविक है और इसीलिए विरोध हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए अपने कॉलेजों में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, वो और भी बहुत कुछ करने के लिए आगे पढ़ते हैं जिनका सरकारी नौकरी से कोई वास्ता नहीं होता। वो विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो कृषि के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो यहाँ से पढ़ के विदेश जाना चाहते हैं। उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य नहीं होता कि वो सरकारी नौकरी मिल जाए और कुछ आरक्षण मिल जाए, गरीबों को मिल जाए, ईडब्ल्यूएस हो जाए, एससी एसटी मिल जाए, ओबीसी मिल जाए। ये और भी आगे बढ़ने की बात है, लेकिन इसको पूरा सरकारी नौकरी तक सिमटा दिया गया है। ये सिर्फ एक छोटी सोच का परिणाम है। अगर आप किसी को बचाव का अवसर नहीं देंगे तो कौन सा न्याय, कहाँ का न्याय, कैसा न्याय? ये तो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। बिल्कुल जिसको प्रोटेक्शन देना है बिल्कुल देना चाहिए, आरक्षण जितना देना है सरकार दे सकती है, जो भी उनकी सुरक्षा के लिए कानून बना सकती है, लेकिन आप इन सब के को आधार बनाकर अगर आप सिर्फ एक वर्ग को टारगेटेड करें और उसको बचाव का कोई अवसर न मिले, तो ये तो ना प्राकृतिक न्याय है, ना राजनीतिक न्याय है, ना सामाजिक न्याय है, ना आर्थिक न्याय है, कोई न्याय ही नहीं है। हमारा किसी भी आरक्षण पर और कोई भी प्रोटेक्शन पर कोई विरोध नहीं है। आरक्षण जितना देना है दे सकते हैं, जितना आपको प्रोटेक्शन देना है आप दीजिए, लेकिन जो एक वर्ग है जिसे सामान्य वर्ग कहा जाता है, उसे भी तो अपनी बात रखने का अधिकार है, उसे भी तो सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो आप ये कहें कि नहीं नहीं सब कुछ वोट है और वोट के द्वारा ही सब कुछ होता है, तो ये एक दुर्भाग्य की बात है कि आज सबसे ज्यादा वही प्रताड़ित हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तीनों बार सरकार बनवाने में मुख्य भूमिका में रहे, और वही आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। सवाल यह है कि भारत में जो कुछ हो और उसमें राजनीति ना हो संभव नहीं है, और कोई भी निर्णय जो लिए जाए वो राजनीति से प्रेरित ना हो ये भी संभव नहीं है। लेकिन राजनीति इतनी अनीति न बन जाए कि वो जीवन जीने के और स्वाभिमान से और सम्मान से जीने के अधिकार को ही समाप्त कर दे। इसलिए इस पर विचार करना जरूरी है
और मेरा ऐसा कहना है कि इसमें जो अनुसूचित जाति, SC ST के लोग हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके बड़े नेताओं को, उनके बड़े बुद्धिजीवियों को सामने आना चाहिए और न्याय की बात करनी चाहिए। क्योंकि जब आप न्याय की बात करेंगे तो दूसरा पक्ष भी आपके लिए न्याय की बात करेगा और एक नया भारत बनेगा। और हमने बहुत अच्छा भारत अभी तक चलाया है, आज़ादी से लेकर अभी तक। ठीक है, उतने अवसर सबको न मिले हों, लेकिन हमको धीरे धीरे सबको अवसर मिले हैं, हर जाति को मिले, हर समाज को मिले हैं। ठीक है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम मिले हैं, लेकिन अवसर की संभावनाएं बराबर है। कब? जब हमारे देश में शांति बनी रहे, समानता, समन्वय का भाव बना रहे। और यही बहुत आवश्यक है कि हम सबको चाहिए, चाहे वो किसी भी जात के व्यक्ति हों, समाज के हों, धर्म के हों, सबको आपस में आगे आना चाहिए। और सरकार का जो एजेंडा है, भले ही आज कुछ लोगों को इसमें बहुत अच्छा लग सकता हो, लेकिन ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए सबको आगे आना चाहिए और विमर्श में बैठना चाहिए और न्याय की बात करनी चाहिए, ताकि हमारा देश इसी तरह आगे चलता रहे और तरक्की करता रहे और सब तरक्की करें। ये भावना होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। धन्यवाद।